हेलो जी, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हो। आपके लिए लेके आया हूँ मैं आज का लेक्चर 3, 4 और 5 फरवरी का 2022 का। शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो स्वच्छता स्टार्टअप अभी सरकार के द्वारा लाया गया। देखो, पहले स्टार्टअप शुरू किए जा रहे थे, किसी को रोज़गार मिले, काम धंधा मिले, यानी कि उनका एक नाम और सरकार का जो पैसे का फ़ायदा है वो आम आदमी को मिले, इसलिए स्टार्टअप लाए गए थे लोग। और उनमें क्या था कि वो अपना पर्सनल काम करते थे। लेकिन अभी देख रहे हो सरकार की जो बेस्ट योजनाएं हैं, यानी कि सरकार ने स्वच्छता से जुड़ा हुआ भी स्टार्टअप ले आए हैं, जिसका काम होगा देश में ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता फैलाना। और इसके साथ ही लोगों के लिए एक तरह से इसको एक बिजनेस के रूप में प्रमोट करेंगे, ताकि हर किसी को इससे फ़ायदा हो और देश में सफाई आए। तो इसका नाम रखा गया स्वच्छता स्टार्टअप। आपने याद रखना है। अब किस क्षेत्र में नया स्टार्टअप लाया गया, वो स्वच्छता के क्षेत्र में लाया गया। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, इसे स्वच्छता अभियान 2.0 बोला गया है। और इसमें शहरों पर, यानी कि जो अर्बन है, अर्बन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अर्बन एरिया पर। और इसे स्वच्छता अर्बन मिशन बोला गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर द्वारा चलाया गया है। इसका नाम द क्लीन रेवोल्यूशन है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है। और इसका काम जॉब गिवर, यानी कि जॉब देनी है, ना कि जॉबों के लिए, मतलब नौकरियों के लिए मरना है, दर दर की ठोकर खानी है। ठीक है, ये थी आज की पहली न्यूज़। अब चलते हैं आज की दूसरी न्यूज़ पे। ये आपका एक तो बेसिक का टॉपिक है, और इससे करंट भी बहुत जुड़ा हुआ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 104 साल में इस साल सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ी है, और इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस। ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, ये क्या होता है कि जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर से जो जो हमारे देश के पश्चिम की साइड है, उस भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम आती है, और ये जेट स्ट्रीम अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिश लेके आती हैं। और इनसे जो बारिश होती है, इसी को पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे देश में वेस्ट की तरफ से आती हैं। ठीक है, तो इसका नाम है वेस्टर्न डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कारण कभी कभी बहुत ज़्यादा शीतलहर और ठंडा कोहरे की इतना प्रकोप होता है, जिससे आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, इसलिए इसे वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहा जाता है। यह जनवरी में आती है, ये महीना भी पूछ लेंगे, बहुत फैक्चुअल और इम्पोर्टेंट है। और हरियाणा पंजाब में गेहूं की खेती के लिए बहुत लाभदायक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे वेस्टर्न डिस्टरबेंस किसके लिए और किस एरिया में फ़ायदेमंद है। तो गेहूं खेती के लिए हरियाणा पंजाब में बहुत लाभदायक है। और भारत में जो इससे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो होती है नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे मैं उत्तरी भारत लिखना भूल गया, तो यहाँ पे उत्तरी भारत लिख लेना, सॉरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है उत्तरी भारत में। ठीक है, और पूरे साल की जो बारिश होती है इंडिया में, उसके 100% का, यानी कि पूरे साल की बारिश का एक्यूरेट जो 3% है वो होता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस से, यानी ये हर साल आती है। और टोटल बारिश जो इंडिया में होती है उसका 3% इसी से होता है। और इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोला जाता है, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय, थोड़ी जिस एरिया से आती है भूमध्य सागर, वहाँ पे उस समय उपोष्ण मौसम होता है, थोड़ा गर्मी थोड़ी ठंडक, तो इसे उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम बोला जाता है। तो इससे जुड़े हुए मैंने सब कुछ आपको बता दिया। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपने ध्यान में रखना है। बजट जब पेश किया, देखो मैंने आपको बताया था बजट पे है ना, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपका बेसिक और फैक्चुअल जो इस साल का वो सब करवा दूँ। और जो बजट है ना, वो मैं आपको डेली न्यूज़ में करवाता रहूँगा, और बाद में एक टोटल की वीडियो भी डाल दूंगा। लेकिन इस डेली न्यूज़ से आपको बजट भी समझ आ जाएगा, और आप पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा, और मेन मेन फैक्ट आपको मिल भी जाएंगे। तो ठीक है, बजट के जब पेश किया जाता है 1 फरवरी को, आपको मैंने बताया था, तो 2 दिन बाद 3 फरवरी को क्या होता है कि इस पे राष्ट्रपति द्वारा एक भाषण दिया जाता है। और इस भाषण पर एक धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? संसद सदस्यों के द्वारा। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, डायरेक्ट पूछ लेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के भाषण से संबंधित, राज्यपाल के, या फिर प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के? तो बजट पर जो राष्ट्रपति अभिभाषण देता है उसका धन्यवाद किया जाता है संसद के द्वारा, तो इसे बोलते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। और साथ में ये भी बता देता हूँ, जब कोई भी बजट आता है तो उसकी पहले ही उसकी जो स्वीकृति है, उसकी एक्सेप्टेंस है,
वो ले ली जाती है राष्ट्रपति से, किसके द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो सबसे पहले राष्ट्रपति पास कर देता है, और देश में पैसे की ज़रूरत होती है तो उसके लिए कोई रोड़ा नहीं बनता राष्ट्रपति, और कोऑपरेट करता है संसद को। ठीक है, तो इसी करके उसका एक धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, थोड़ा बेसिक फैक्ट है, जो बजट होता है ना उस पर लोकसभा का ही हक होता है, राज्यसभा के पास वो 14 दिन के लिए जाता है। अगर राज्यसभा उसको पास करे या ना करे, लेकिन 14 दिन में उसको पास मान लिया जाता है। ठीक है, बजट पारित होने पर राष्ट्रपति का धन्यवाद किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल में जो पहला सत्र होता है, पहला सत्र अभी चल रहा है ना, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पहला सत्र होता है हर साल का, तो और चुनाव के बाद का जो पहला सत्र होता है वो राष्ट्रपति के भाषण से ही शुरू होता है। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, हर साल का पहला सत्र जी जो कि अभी चला हुआ है, जैसे कि अभी बजट सत्र है, फिर मॉनसून सत्र आएगा, फिर आएगा मतलब जिसे कि विंटर सेशन बोलते हैं, यानी कि सर्दियों का सत्र बोलते हैं। तो तीनों में जो पहला बजट सेशन आता है वो राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है, और चुनाव के बाद का पहला सत्र भी राष्ट्रपति के भाषण से शुरू होता है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वायुसेना में अब क्या होगा कि जो महिलाएं हैं, जो लड़ाकू पायलट थी, वो वायुसेना में शामिल की गई थी, लेकिन अब पहले उनको डिसपरमानेंट शामिल किया गया था, अब उनको स्थायी तौर पर शामिल कर लिया गया है, यानी वायुसेना का पार्ट अब महिलाएं भी होंगी। आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, काफ़ी उम्मीदें हैं, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो अभी बनेंगे, मतलब अभी तक तो नहीं बना पर बनेंगे। जो चीज़ फर्स्ट टाइम हुई है उस पर श्योर क्वेश्चन बनेगा। अवनी चतुर्वेदी एक ऐसी लेडी या लड़की है जिसने लड़ाकू विमान उड़ाया है सबसे पहले, ऐसे पहली भारतीय महिला है। तो आपने ध्यान रखना है, अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला बन गई जिन्होंने लड़ाकू विमान उड़ाया है। और शिवांगी सिंह भारत की पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई है जिसने राफेल को उड़ाया है। राफेल को उड़ाने वाली फर्स्ट इंडियन लेडी कौन बनी है, तो वो है शिवांगी सिंह, सॉरी। इस तरह से लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारतीय महिलाओं को स्थायी जगह दी जाएगी एयर फोर्स में। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है। बजट का जो मतलब होता है वो चमड़े का थैला होता है। आपसे डायरेक्ट मतलब ही पूछ लेंगे, बजट का क्या मतलब है। बजट वैसे तो पूरे साल का ब्यौरा होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, लेकिन जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो होता है चमड़े का थैला। और फ्रांस में सबसे पहले इसको परिभाषित किया गया था, यानी फ्रांस से टर्म आई है। भारत में बजट जो पेश किया गया था वो सबसे पहले 1947-48 में ही पेश कर दिया गया था। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, भारत में बजट सबसे पहले 1956 में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाया गया। भारत का बजट अंग्रेज पेश करते थे आज़ादी से पहले, उनकी लैंग्वेज थी इंग्लिश। तो उसके बाद क्या हुआ, वो चले गए। कुछ समय तक हमारे देश की लैंग्वेज भी इंग्लिश ही रही बजट पेश करने की, लेकिन 1956 में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में फर्स्ट टाइम बजट लाया गया, और तब से हर साल बजट दोनों भाषाओं में आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और आज़ादी से अब तक सबसे ज़्यादा जो बजट पेश किया गया है वो मोरारजी देसाई वित्त मंत्री रहे हैं हमारे, उन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि अब तक सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन रहे हैं, तो वो मोरारजी देसाई रहे हैं। सुबह से जो पहले क्या होता था, अंग्रेज पता है क्या करते थे, पहले वो ब्रिटेन में अपना बजट लेके आते थे सुबह, और शाम को इंडिया का बजट लेके आते थे। ये प्रथा 1999 यानी कि 1999 तक चली। लेकिन 1999 में क्या हुआ, क्योंकि हमारा देश तो कब से आज़ाद हो गया था 1947 में, तो हम शाम को बजट क्यों लाएं, तो हमारी कोई मजबूरी नहीं थी, इसलिए सुबह से बजट लाना शुरू किया, और ये 1999 यानी 1999 से शुरू हुआ। और पहले क्या होता था मैं बताता हूँ, 1924 में है ना रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया। इसका रीज़न ये था, जो रेल थी ना, रेलवे का ही इतना बजट होता था अंग्रेजों के समय पे, इस पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे कि वो आम बजट से भी ज़्यादा होता था। इसलिए रेलवे के बजट के प्रेशर को देखते हुए 1924 में रेलवे के बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। और जब अलग किया गया वो एक वर्थ कमेटी, एक वर्थ समिति की सिफारिशों पे किया गया। ये समिति भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। लेकिन अब क्या है कि रेलवे भी एक नॉर्मल पार्ट हो गई थी बजट का, लेकिन उसको फिर भी अलग से पेश किया जाता था। रेलवे और आम बजट को
तो एक साथ लाए गए ये दोनों 2017 में लाए गए, यानी रेलवे बजट को भी आम बजट में मिक्स कर दिया और ये किया गया 2017 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे हमारे देश में ना बजट आता है, बजट में क्या होता है कि देखो, एक तो हमारे पास जो पैसा बजट के लिए आता है वो होता है, उसका पार्ट है। एक जो बजट आने के बाद वो पैसा कैसे कैसे बांटा जाता है, तो इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं, किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा पैसा आता है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय सरकार या वित्त मंत्रालय देता है। तो आपने ध्यान रखना है, बजट के लिए जो पैसा आता है उसमें सबसे ज़्यादा आने वाला पैसा है हम उधारी से लेकर आते हैं, यानी कि 100 रुपये में से 35 रुपये हम उधारी के लेके आते हैं। आप देख रहे हो मतलब कितना ज़्यादा आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है। यानी 35 रुपये हम लेते हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इस तरह से हम उधारी का पैसा यूज करते हैं। और सबसे ज़्यादा बजट का पार्ट यही होता है, आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे। उसके बाद जीएसटी से पैसा आता है जो कि 16% आता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर इनकम टैक्स से पैसा आता है, जो डायरेक्ट टैक्स आप इनकम टैक्स पे करते हैं उसे 15% आता है। ठीक है, तो ये तीनों सीक्वेंस में भी पूछ लेंगे किस किस से सीक्वेंस में लगाओ कितना ज़्यादा पैसा आता है। सबसे पहले उधारी से, फिर जीएसटी से और फिर इनकम टैक्स से। ठीक है, और हाँ, ये जो हमारा बजट बनता है, ये पैसा दिया किसको, क्षेत्र को सबसे ज़्यादा जाता है, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा जाता है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जान लेते हैं, बजट में सबसे ज़्यादा दिए जाने वाला पैसा किस क्षेत्र में आता है। ब्याज पर जो पैसा दिया जाता है यानी कि ब्याज जो जैसे मैंने आपको बताया था, हम 35% बजट का उधार ले लेते हैं। जब ये उधार ले लेंगे तो इस पे ब्याज भी लगेगा, फ्री में तो कोई हमें पैसा देगा नहीं। तो जो ये उधारी के पैसे का जो ब्याज होता है ना, इस ब्याज को देने में हमारा 20% चला जाता है। ये मान लो टोटल देश के पैसे का 20% हम बजट के ब्याज के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, ये ब्याज के वे में हमारा पैसा जा रहा है। देख लो सिर्फ कितनी बड़ी पूंजी तो हम हमारी ऐसे जा रही है कि हमें पैसा देना और उसका सिर्फ ब्याज ब्याज देना है, मूल तो अलग रह गया। ठीक है, और इस पे हमारे बजट का ये भी आपने ध्यान रखना है, सबसे बड़ा हिस्सा जाता है। तो आप जान सकते हैं कितना ज़्यादा हुआ, और ये 20% होता है। राज्य को जो जाने वाला यानी सेंटर से स्टेट को जो अनुदान दिया जाता है तो वो 17% होता है। ठीक है, और जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जो मतलब केंद्र सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके लिए 15% पैसा जाता है। आपने ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा पैसा जिस फील्ड में दिया जाता है तो वो जाता है बजट का 20% जाता है, जो ब्याज हमें देना होता है, जो उधारी ली होती है उसका। राज्य को फिर दिया जाता है 17% और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 15%। ठीक है, इसके साथ ही बता देता हूँ, इस बार के बजट से रिलेटेड डायरेक्ट ये संख्या भी पूछ लेंगे। इस बार 40 लाख करोड़ का बजट बना है, टोटल बजट भारतीय सरकार का। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। यूक्रेन के मुद्दे पर अभी क्या हुआ, सुरक्षा परिषद जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक पार्ट है, उसमें वोटिंग हुई है कि यूक्रेन की साइड कौन है और रूस की साइड कौन है। यानी यूक्रेन का मतलब है यूएसए की साइड और रूस की साइड कौन है। तो रूस और यूएसए की लड़ाई मान सकते हैं आप इसे। और भारत आप इसमें अनुपस्थित रहा, यानी कि अब्सेंट रहा। आपने ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन दे के पूछ लेंगे। अब्सेंट रहा, यूक्रेन के फेवर में वोटिंग की, या फिर रसिया के फेवर में, तो उस वो सिर्फ अब्सेंट रहा है। इससे क्या है कि भारत, रूस और अमेरिका तीनों के संबंध बैलेंस रहेंगे, यानी भारत से कोई भी नाराज नहीं होएगा। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग है, जो महिलाओं के मुद्दे उठाता है, उसका 30वां स्थापना दिवस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेंगे किस कमीशन का 30वां स्थापना दिवस है, तो है राष्ट्रीय महिला आयोग का। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कर देना। इसी मौके पर पीएम ने कहा है कि इस आयोग को ज़्यादा शक्ति और मजबूती दी जाएगी, यानी इसको, ताकि महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा और मजबूती से हो। ठीक है, इसका काम महिलाओं के भले के लिए काम करना है और महिलाओं के उत्पीड़न को रोकना है। यानी महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, उनका अलग अलग तरीके से उत्पीड़न किया जाता है, उसको रोकना ही इसका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का काम है। ठीक है, राज्य महिला आयोग ये अधिनियम भी पूछ लेंगे, 1990 में आया था और 1992 में इसको बनाया गया था। टोटल 30 साल हो गए हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश के आधा हिस्सा पॉपुलेशन का महिलाएं हैं और उनकी सुरक्षा का जो सबसे बड़ा जिम्मा यही राष्ट्रीय महिला आयोग ही उठाता है।
अभी क्या हुआ है कि रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री है जो हमारे देश की, उसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है सेहत। एक तो ये डायरेक्ट पूछ लेंगे सेहत किसका कार्यक्रम है, सेहत के नाम से सोचेंगे ये स्वास्थ्य मंत्रालय का होगा, यही क्वेश्चन का आपका 1 नंबर कट जाएगा आंसर का। आपने ध्यान रखना है सेहत नाम से जो रक्षा मंत्रालय द्वारा पहल की गई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा की गई है, ठीक है। सेहत का मतलब है सर्विस फॉर हेल्थ एंड टेली कंसल्टेशन, यानी कि जो सेना से जो घर आए सैनिक है ना, इस सेहत नाम की पहल से उनको मुफ्त में दवाइयाँ और मुफ्त ऑनलाइन सलाह दी जाएगी। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये सब काम मुफ्त में किया जाएगा, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ में। सॉरी, ये संयुक्त कर लेना यहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में बम नाम से एक चक्रवात आया है, यानी साइक्लोन आया। एक तो आपने यही ध्यान रखना है, डायरेक्ट यही पूछ लेंगे कि बम नाम से, बॉम्ब जिसे आप बोलते हो जो फटता है, इतना भयंकर चक्रवात है कि इसका नाम ही बॉम्ब रखा गया है। बॉम्ब नाम से जो साइक्लोन आया किस देश में आया, तो आपने याद रखना वो यूएसए में आया और इसका नाम है बॉम्ब, आपने ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब चलते हैं आगे इसी से रिलेटेड। ये जो था एक तूफानी चक्रवात था और इसमें तूफानी बारिश हुई है इस चक्रवात में। और जो ये चक्रवात टर्म है संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसे टोर्नेडो या हरिकेन कहा जाता है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे हरिकेन या टोर्नेडो चक्रवात को किस कंट्री में बोला जाता है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बोला जाता है। भारत में इसको चक्रवात यानी साइक्लोन बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम विली विली है और चीन में चक्रवात को टाइफून कहते हैं और फिलीपींस में भी इसका नाम टाइफून ही है, तो आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पे। मुंबई में क्या हुआ है कि अभी टीपू सुल्तान है ना, उनका एक स्टैचू लगाया जा रहा था, तो इस पे बहुत बड़ा मुद्दा गर्मा गया है पूरे देश में कि भाई मुंबई में टीपू सुल्तान का स्टैचू लगाने की क्या ज़रूरत है। इस पे तो क्वेश्चन अभी नहीं आएगा कि कहाँ पर उसका स्टैचू लग रहा है, सॉरी, लेकिन इस पे ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि टीपू सुल्तान से रिलेटेड जो भी बेसिक फैक्ट हैं, क्योंकि जो चीज़ चर्चा में आ गई ना, ये मान लो कि उस पर क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है। टीपू सुल्तान खुद को मैसूर का शेर कहता था, यानी आज का जो कर्नाटक है, इससे बाहर का कर्नाटक भी तो टीपू सुल्तान के अंडर था। कर्नाटक का नाम था मैसूर और ये खुद को मैसूर का शेर कहता था। एक तो यही इंपॉर्टेंट है। एक जैकोबियन क्लब था जो कि फ्रांस का था और फ्रांस प्रेशर में लेने के लिए दूसरे देशों के राजाओं को, महाराजाओं को इसका सदस्य बनाता था ब्रिटेन को प्रेशर में लेने के लिए। और जो टीपू सुल्तान ब्रिटिश से नफरत करता था तो वो भी जैकोबियन क्लब का सदस्य बना था और इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, यानी कि फ्रीडम ट्री जो लगाया गया था वो टीपू सुल्तान के लिए के द्वारा लगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सभी आज़ाद हैं। इसने फारस, अरब और कस्तुनतुनिया व नेपोलियन से सहायता मांगी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, फारस, अरब, कस्तुनतुनिया व नेपोलियन से सहायता मांगने वाला बहुत ही एडवांस यानी अपने समय से आगे का राजा कौन था, तो वो था टीपू सुल्तान। एपीजे अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर में इनको रॉकेट प्रणाली का जन्मदाता भी बोला है, तो आपने ध्यान में रखना है भारत में रॉकेट प्रणाली का जन्मदाता किसको बोला गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो है टीपू सुल्तान। और इसने अपने आप को राजा न कहकर नागरिक टीपू का टाइटल लिया था, यानी मैं एक नागरिक हूँ, एक सिटीजन हूँ, आम आदमी हूँ। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा राजा जिसने नागरिक का टाइटल लिया है इंडिया में सिर्फ टीपू सुल्तान ही हुआ है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर, 4 मैसूर आंग्ल युद्ध हुए थे जिसके द्वारा मैसूर को अंग्रेजों द्वारा जीता गया था। 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, लॉर्ड वेल्जली के द्वारा, और इसके समय पर मैसूर राज्य को मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। आपने ध्यान रखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने ये आंग्ल मैसूर युद्ध और इससे जुड़ा हुआ पूरा टॉपिक हैदर अली और टीपू सुल्तान से बहुत डिटेल में हिस्ट्री में करवा चुका हूँ, वो वीडियो आपको देख लेना अगर आपका मन हो। लेकिन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिए क्योंकि ये चर्चा का विषय है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। तो बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो सीएम है, और बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरा विवाद हो गया है। अब तो ये बहुत ही हास्यास्पद मोड पर चला गया है। तो पता है इससे क्या हुआ कि कोई भी जो एग्ज़ाम है वो घुमा फिरा के इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाएगा राज्यपाल और सीएम से रिलेटेड।
तो राज्यपाल की जो शक्तियां और कार्य हैं वो अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक हैं पार्ट 6 में। एक तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी भाग 6 में राज्यपाल का जिक्र है, और वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, आर्टिकल 153 से 167 तक। और राज्यपाल को ये भी पूछ लें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और इसे सेंटर का एजेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटर के कहने के आधार पर ही काम करता है। और ममता बनर्जी ने इसको अभी बीजेपी का एजेंट बोला है, कि ये तो बीजेपी की का एक एजेंट है जो बीजेपी के कहने से ममता बनर्जी को परेशान कर रहा है। ठीक है, हमें राजनीति में से कुछ नहीं लेना, ना उसमें घुसना है, बस जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। आपसे डायरेक्ट पूछ लेंगे, अभी अभी सेंटर का एजेंट किसे बोला गया, तो राज्यपाल को बोला गया है। ठीक है, और राज्यपाल की जो शपथ होती है, यानी कि ओथ ली जाती है, वो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है और उस स्टेट का जो उच्च न्यायालय है उसका चीफ जस्टिस राज्यपाल को ओथ दिलाता है, यानी कि शपथ दिलवाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 में यह तय कर दिया गया था कि एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों में भी कार्यभार संभाल सकता है, यानी कि एक राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। और ये किया गया था 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। जो राज्यपाल होता है इसे राज्य का मुखिया कहा जाता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट का मतलब है कि अगर किसी भी राज्य में कोई कानून बनेगा तो उस राज्य के राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना वो कानून कंप्लीट नहीं हो सकता। आपने ये ध्यान में रखना है। केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी के रूप में भी राज्यपाल को जाना जाता है। ठीक है, ये थी इससे जुड़े हुए सभी के सभी कॉन्सेप्ट और फैक्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगली न्यूज़ पर। आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे वैश्विक मजदूर संघ कहा जाता है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर यानी संगठित और असंगठित क्षेत्र में पूरे विश्व में असंगठित क्षेत्र में 60% लोग काम करते हैं। यानी जो काम करने के क्षेत्र है ना, एक तो संगठित है जैसे बैंकिंग है, स्कूल है, तो ये सब है संगठित। और असंगठित है जैसे रेडी वाले ठेले वाले हो गए, ये है असंगठित क्षेत्र। और अभी आईएलओ की रिपोर्ट में आया है कि पूरे वर्ल्ड में जो 60% लोग हैं ना, यानी 60% लोग हैं, वो असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में से तो 80 से 90% लोग असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आपने ध्यान रखना। और ये जो रिपोर्ट पेश किया आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की है, क्यों की है, क्योंकि कोरोना के दौरान इस असंगठित क्षेत्र को बहुत गहरा धक्का लगा है, यानी कि इनकी जो पे है, आमदनी है, वो बहुत कम हुई है। ठीक है, और सरकार को कर के रूप में इस क्षेत्र से कोई आमदनी नहीं होती। रेडी ठेले वाले हैं, सरकार को इससे कोई आमदनी नहीं होती, ये बोला गया आईएलओ के द्वारा। यानी कि इन पे भी टैक्स निर्धारण होना चाहिए अगर किसी की बहुत ज़्यादा कमाई है तो। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। सॉरी, जम्मू और कश्मीर में अभी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटों का बंटवारा करेगा। यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनके 2019 के अधिनियम से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और इनमें जो सीटों का बंटवारा होगा वो कैसे होगा, उसके लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। वो अभी बनाया गया जम्मू और कश्मीर के लिए और लद्दाख के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम आपने ध्यान रखना है, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनाया गया है, तो स्पेशल ये नाम आपने ध्यान रखना है। और इसका काम क्या है कि पता है क्या है, अभी एक क्वेश्चन और बन जाता है इसमें, मैं बता दूं। पहले जो अफगानिस्तान था ना, उसकी सीमा को छूता था जब जम्मू कश्मीर छूता था, जब ये स्टेट था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग दोनों यूनियन टेरिटरी बन गई, तो अफगानिस्तान की सीमा को छूने वाला एकमात्र भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या राज्य सिर्फ लद्दाख है। अगर ऑप्शन में जम्मू कश्मीर आ जाए तो जम्मू कश्मीर अब अफगानिस्तान की सीमा को नहीं छूता है, ये चेंज आपने ध्यान में रखना है। और जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, इसका जिक्र भारतीय संविधान में आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 में, आर्टिकल 82 अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में डिलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इलेक्शन के लिए सीटों का बंटवारा यही करता है। इसको 1952 के अधिनियम से, 1952 के अधिनियम से इसको लाया गया था, डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है इसको लाया गया था।
अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। एक्सिम बैंक है, एक्सिम बैंक की देखो ऐसे होता है, इसका ये नाम है इंग्लिश में एक्सिम। मैं आपको बताता हूँ, एक्स का मतलब है यानी कि एक्सपोर्ट, और इम का मतलब है इंपोर्ट, यानी आयात और निर्यात करने वाले बैंक को बोला जाता है एक्सिम बैंक। और जो एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात का जो बैंक है, इसके द्वारा श्रीलंका जो कि हमारा पड़ोसी देश है, 500 मिलियन डॉलर की ये सहायता राशि दी गई है। डायरेक्ट पूछ लेंगे 500 मिलियन डॉलर की सहायता राशि किस देश को दी गई भारत द्वारा, तो वो दी गई है श्रीलंका को। और किसके द्वारा दी गई है, तो एक्सिम बैंक के द्वारा दी गई है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद इसमें भारतीय सरकार को सफलता मिली है, या पैरामिलिट्री फोर्सेज को सफलता मिली है। नक्सलवादी नेता मांडवी हिडमा, ये नाम याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नक्सलवादी नेता हैं ये मांडवी हिडमा। इन्होंने खुद को सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया है, और ये काम उन्होंने तेलंगाना में किया है। चार ऑप्शन नक्सलवादी नेताओं के दे के आपसे पूछ लेंगे कि अभी किसको गिरफ्तार, किसको आत्मसमर्पण करवाया गया, तो आत्मसमर्पण मांडवी हिडमा के द्वारा करवाया गया है। मांडवी हिडमा जो नक्सलवादी लीडर था, उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। और यह काम भारतीय अर्धसैनिक बल में की मजबूती का एक कदम माना जाता है, क्योंकि जो ये किया गया है ना, भारतीय अर्धसैनिक बल के द्वारा ही करवाया गया है। अब चलते हैं आज की अगली न्यूज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड होता है, लोरियस विश्व खेल सम्मान जिसे आप बोलते हैं, ये इस बार नीरज चोपड़ा को दिया गया है। इसका नामांकन किया गया है, यानी नीरज चोपड़ा को ये मिलेगा, नामांकन हो गया तो मतलब मिल जाएगा। यह विश्व स्तर पर सबसे बेहतरीन 5 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जान देख रहे हो, मतलब वर्ल्ड लेवल पर 5 प्लेयर हैं जिनको ये मिलता है, पूरे विश्व की क्रीम आप मान सकते हो इन 5 प्लेयर को। और इस बार इसके लिए जो नामांकन हुआ है, तो नीरज चोपड़ा का हुआ है। ये डायरेक्ट पूछ लेंगे, लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड इस बार किस भारतीय पर्सनैलिटी का नामांकन हुआ है, तो नीरज चोपड़ा का हुआ है। तो ये थी आज की सभी न्यूज़, 3, 4 और 5 फरवरी की ये न्यूज़ हैं 2022 की। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होंगी। मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप भी अपना बेस्ट दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।